हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुरू हो गया है चुनाव धमाका। अब रोज रात 10:30 बजे आप सोने से पहले दिन भर की धमाकेदार खबरों का अपडेट लेंगे। आज बंगाल चुनाव प्रचार का एपिसेंटर नंदीग्राम रहा। कल हुगली और हावड़ा होने वाला है। आज नंदीग्राम में ममता वर्सेस अमित शाह की जुबानी जंग हुई, तो कल हुगली और हावड़ा में ममता बनर्जी चुनाव प्रचार की कमान थामेंगी, तो बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा मोर्चा संभालेंगे। हुगली में नड्डा रैली करेंगे और हावड़ा में रोड शो। नड्डा कल हावड़ा में बेलूर मठ भी जाएंगे। वहीं ममता बनर्जी हावड़ा और हुबली में 4-4 पब्लिक मीटिंग करेंगी। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे राउंड का प्रचार थम गया है। मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे राउंड में किस तरह का बैटल ग्राउंड बन रहा है, क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, कौन सी चाल कहां चली जा रही है, और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कल केरल में जब प्रियंका गांधी पहुंचेंगी तो अपने 2 दिन के चुनाव प्रचार में वो क्या करने जा रही हैं। वैसे तो केरल चुनाव प्रचार की कमान खुद राहुल गांधी ने अपने हाथों में ले रखी है, लेकिन आज उनकी मदद करने के लिए बहन प्रियंका गांधी भी केरल पहुंची। प्रियंका आज और कल 2 दिन केरल में रहेंगी। आप दिन भर प्रियंका ने रोड शो किया, आज पब्लिक मीटिंग की और रात होते होते मंदिर पहुंच गए। तिरुवनंतपुरम में अभी प्रियंका गांधी अट्टकाल भगवती मंदिर में दर्शन करने पहुंची हैं। मां भगवती के इस मंदिर में सिर्फ महिलाओं को ही दर्शन करने की इजाजत है, तो क्या मां भगवती के सहारे प्रियंका केरल के महिला वोटरों को साधना चाहती है। अभी जो तस्वीरें आपने अपनी स्क्रीन पर देखी हैं, इन तस्वीरों के साथ साथ जरा ये भी समझिए कि किस तरह से इलाहाबाद में संगम में स्नान करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी। और जाहिर सी बात है, अब हर किसी को, हर राजनीतिक दल को इस बात का एहसास हो चुका है कि आज अगर भारतीय राजनीति में अपने लिए जगह बनानी है तो अपनी धार्मिक पहचान को पूर्णतः देश के सामने रखना ही होगा। प्रियंका कल भी केरल में रहने वाली है, लेकिन आज नंदीग्राम का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ममता बनर्जी फिर से गुस्सा हो गई। और इसी गुस्साए अंदाज में उन्होंने मीडिया से बात की। पता चला कुछ लोगों ने ममता को रोक लिया था और उनके आसपास जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आखिरकार ममता ने कार रोकी और बोलना शुरू किया। अमित पालेत हमारे सहयोगी ने ममता से उनके गुस्सा होने की वजह जानी। पूरी बातचीत सुनिए, आपको अंदाजा लगेगा नंदीग्राम में पॉलिटिकल लड़ाई का पारा कितना हाई है। You see how they are doing this nuisance in front of my car. Where is the police? Where is the election commission forces? The villagers, they are not getting protection. And how they are behaving now? 6 o'clock is over. Campaign is over now. Time. Now they are doing this political nuisance. I am very cool person, and I want peace. I want free and fair election. That's why I am digesting all this. But police has to do their own duty. And election commission forces, how they are allowing after the campaigning is over, I am going back to my home. Even in the road I cannot go. How they are insulting and they are abusing and accusing, and they are the outsiders. They are the goons. They are from UP, they are from Bihar, and they are the goons. They are afraid. They have lost the match. They should have controlled their workers. दीदी, आपको लगता है कोई हिंसा हो सकती है क्या? हम हिंसा नहीं चाहते हैं, इसी के लिए हिंसा का बात नहीं कहेंगे। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लोकतंत्र में सबको वोट देने दे और पीसफुल हो। देखो बीजेपी का ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर है। आज ही होम मिनिस्टर इधर से प्रोवोक करके गया। इसी द सिचुएशन। लगातार इस तरह की खबरें आम हैं, खास करके बंगाल में, कि किस तरह से ममता बनर्जी की कई रैलियों को, यहां तक कि जब वो सड़क पर चल रही होती हैं तो उस वक्त भी उन्हें हूट करने की कोशिश की जाती है। और इस वक्त नारा होता है जय श्री राम। अब आप इसे अलग अलग अंदाज में ले सकते हैं। जय श्री राम अपने आप में कोई नारा नहीं है, कोई युद्ध का बिगुल नहीं बजाना नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी इसे न सिर्फ अपना बल्कि पूरे बंगाल का अपमान मानती है। और गुस्से में आग बबूला ममता ने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के लास्ट ओवर में 2 बड़ी बातें कही। पहली बार उन्होंने प्रलय पाल के साथ हुई बातचीत के वायरल टेप पर बोला। फोन टेप पर रिएक्शन तो कुछ भी नहीं। ममता ने मंच से अपने गोत्र का जिक्र कर दिया। यही नहीं, ममता ने अपने आखिरी प्रचार रैली भी एक मंदिर के सामने की। ममता ने मंच से अपना क्या गोत्र बताया, जरा वो सुनिए।
আমি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। আমার পুজোয় যদি মানুষের ভালো হয় সেই পুজোটাই আমি দিই। আমি মামাটি মানুষের পুজো করি। আমার ঠাকুরের জায়গায় একটা মামাটি মানুষ কুলোর মধ্যে লেখা ঝোলে। কেন জানেন তো? আমি রোজ প্রার্থনা করি। शांडिल्य गोत्र यानी कि उच्च कोटि के ब्राह्मण गोत्र से ममता बनर्जी आती हैं और इस बात को उन्होंने बड़े ही सरल अंदाज में आज प्रस्तुत किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में गोत्र की राजनीति कितनी प्रभावशाली हो गई है। एक वक्त हुआ करता था जब मुजफ्फरनगर उसके आसपास के इलाकों में गोत्र के आधार पर हत्याएं हो जाती थी, लेकिन अब राजनीति में गोत्र बताना स्वाभिमान का परिचायक हो गया है। वैसे आपको याद होगा ममता बनर्जी का एक टेप बीजेपी ने कुछ ही दिन पहले रिलीज किया था। उस टेप में ममता बनर्जी की नंदीग्राम के जिला बीजेपी उपाध्यक्ष प्रलय पाल से फोन पर बात आप सुन चुके हैं। आज पहली बार ममता ने इस पर रिएक्ट किया। ममता बोली, हां कैंडिडेट हूं, मैं किसी से भी मदद मांग सकती हूं। ममता का अंदाज देखिए, बाकी बात समझ जाएंगे आप। एज ए कैंडिडेट आई कैन अपील एनीबॉडी যে আপনার ভোটটা আমায় দয়া করে দেবেন। যখন ফোনে ফোনে বলে নরেন্দ্র মোদী, দোষ হয় না তৃণমূলের লোকেদের? দোষ হয় না? 50টা করে ফোন করে। আমি যদি নন্দীগ্রামের একজন ভোটার তার রিকোয়েস্টে তাকে ফোন করে থাকি, অন্যায়টা কোথায়? এরকম ফোন আমি অনেক করব। আমার কাছে কেউ যদি কোনো ইনফরমেশন চায়, আমি মনে করি আমি জনগণের কাজ করি, জনগণের সেবা করি, তাকে ইনফরমেশনটা দেওয়া আমার দায়িত্ব। কিন্তু সে যদি এটাকে নিয়ে ভাইরাল করে আর যদি রেকর্ডিং করে, তার পানিশমেন্ট হওয়া উচিত, আমার নয়। বিকজ দে আর চিটিং, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। राजनीति में ना तो कोई दोस्त स्थायी होता है और ना ही कोई दुश्मन। अगर आपकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपसे बगावत करके अलग हो जाए तो बगावत करने वाले लोगों को समझाने बुझाने का काम आमतौर पर राजनेता करते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आप किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए। ऐसे में अगर ममता बनर्जी मंच से स्पष्ट तौर से स्वीकार रही हैं कि अपने बागी नेता को समझाने की कोशिश कर रही हैं, तो शायद इसमें अपने आप में कुछ गलत नहीं है। लेकिन जनाब, राजनीति इसी को तो कहते हैं। यहाँ छोटी बात भी, यानी यूं कहें कि राई का पहाड़ भी बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। आपके दिमाग में अगर यह सवाल आ रहा है कि ममता का ब्लड प्रेशर आज क्यों बढ़ गया, तो इसका जवाब है आज की तस्वीर। आज अमित शाह जब नंदीग्राम में रोड शो के लिए पहुंचे तो शुभेंदु अधिकारी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अमित शाह ने शुभेंदु को गले लगा लिया। आज की यह तस्वीर बंगाल के चुनाव में काफी मायने रखती है। जिस वक्त शाह नंदीग्राम पहुंचे उस वक्त ममता रोड शो कर रही थी। जाहिर है ममता ने यह तस्वीर अपने मोबाइल पर जरूर देखी होगी और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तमतमाई दीदी को भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह को जरा सुन लीजिए। रोड शो के दौरान मनीष भट्टाचार्य ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नंदीग्राम के चुनावी संग्राम में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। नंदीग्राम का समर बहुत खास है और आपके रोड शो के मायने कहीं ना कहीं दूसरे चरण के चुनाव में बहुत रिफ्लेक्ट होंगे। देखिए, नंदीग्राम में प्रचंड बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। दीदी कह रही है कि बीजेपी घर में बाहरी गुंडे घुसवा रही है लगातार। चलिए, हारने वाले अक्सर ऐसा ही कहते हैं। एक चीज और, आपके पहले चरण के जो 26 सीटों के जीत का आपने दावा किया है पहले चरण के चुनाव में, उसमें दीदी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। एक कंजर्वेटिव दावा है। अमित शाह ने भले ही इस पूरे बात को सिर्फ इस अंदाज में प्रस्तुत किया कि हारने वाला व्यक्ति हमेशा सबसे पहले बहाने ढूंढने लगता है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह लगातार बंगाल की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, एक बात तो स्पष्ट है, उनके लिए बंगाल उनकी नाक का सवाल है। नंदीग्राम में आज कोई बड़ी रैली नहीं हुई, पूरी लड़ाई सड़क पर ही लड़ी गई। भारी गर्मी में आज भी ममता सड़कों पर उतरी, दीदी टोपी लगाकर व्हीलचेयर से गली गली गांव गांव घूमी। ऐसा लग रहा था जैसे ममता बनर्जी अमित शाह की हर बात सुन रही थी और रोड शो के बीच बीच में मन से ममता बार बार गृहमंत्री पर अटैक कर रही थी। ममता बनर्जी ने कैसे अमित शाह को घेरा, यह भी आपको सुनना चाहिए, शुद्ध ममता बनर्जी के अंदाज में। হোম মিনিস্টার নিজেও যখন ইলেকশনে আসবে, ইলেকশনের কন্ডাক্টের মধ্যেই পড়ে, সেখানেও আমি দেখছি 100টা প্রায় শুধু পুলিশেরই গাড়ি। এই অবস্থা, সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে
পারছে না এমন অবস্থা। আমি জানি কখনো গোয়ালে, কখনো আমদাবাদে, কখনো বকুলনগরে, কখনো বিভিন্ন জায়গায় ভয় দেখিয়ে চলছে, রিয়াপাড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায়। আপনারা ভয় পাবেন না, মাথা উঁচু করে দাঁড়ান। আর মনে রাখবেন, আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি, আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন। খেলা হবে, খেলা হবে। আর যারা গুন্ডারি খুনদামি করছে তাদের এক তারিখে ভোট দিয়ে এমন করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন। আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত। 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ममता बनर्जी आज भी एक एक्टिविस्ट की तरह न सिर्फ व्यवहार करती हैं बल्कि चुनाव के हर मोड़ पर वो खड़ी रहती है और उनके लिए हर चुनाव वैसा ही महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है कि जिस एक्टिविज्म की बात आज वो कर रही हैं वहीं पर शुभेंदु अधिकारी उनके साथी हुआ करते थे, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी उनके विरोधी हैं, उनसे दो हाथ करने की पूरी तैयारी में है। और आज शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल चुनाव में पाकिस्तान की बात की। शुभेंदु ने यहां तक कह दिया अगर नंदीग्राम में ममता जीती तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। लेकिन शुभेंदु ने उनसे जब पूछा गया कि वो ममता के बारे में क्या सोचते हैं तो उन्होंने ममता को झूठा बता दिया। झूठा बात बोलने की आदत है उनकी, इसलिए झूठा बात बोल रही है। देखिए 10 साल काम किया ना किया, रिपोर्ट कार्ड तो पास नहीं है। ये सब उल्टा सीधा बात आखिरी दिन में बोलने से क्या फायदा होगा। कितना नौकरी मिला बेरोजगार नौजवान को, वो तो बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को। कितना शिल्प लाया, निवेश लाया, पीएम किसान आयुष्मान भारत क्यों नहीं चालू हुआ इधर, ये सब काम का बात छोड़ के वो सब ये सब कर रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2014 की लोकसभा के चुनाव में पाकिस्तान, उसके बाद 2015 में बिहार में पाकिस्तान, फिर उसके बाद लगातार चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, यहां तक कि आप तमिलनाडु की बात करें, वहां पर भी पाकिस्तान का नारा गूंजा। और अब असम के जरिए बंगाल में भी पाकिस्तान का नारा गूंज रहा है। लेकिन क्या इससे वाकई में किसी भी पार्टी को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।